हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में आज बारी है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता की। सैनिक स्कूल के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस से पूछ जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, उस तरीके के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप सभी को एक नियम और आखिरी नियम पता ही है कि जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए सबसे पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास करना है, उसके बाद फिर अगर नहीं समझ आ रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर देना और अपने दोस्त भाई बंधु जो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। चलिए, तो जनरल इंटेलिजेंस का पहला क्वेश्चन, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम पढ़ाई फोकस जो रहेगा हमारा पढ़ाई पर रहेगा, ठीक है। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जनरल इंटेलिजेंस का, बिल्ली का रिलेशन बिलोटा से है, तो उसी प्रकार कुत्ते का रिलेशन किससे होगा, ठीक है। कैट इज रिलेटेड टू किटन, सेम टू सेम। फिर आपको डॉग किससे रिलेटेड, मतलब समझिए कैट के जो यंग वन यानी कि उसके को कहा जाता है, बच्चे को कहा जाता है किटन, तो डॉग के क्या कहा जाता है, पपी। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या है फोकस, अगर एनालॉजी का क्वेश्चन आ जाए, ये वर्ड एनालॉजी है, ठीक है, हमने फिगर एनालॉजी भी पढ़ी हुई है, तो सिंपल से क्या है हमारा फोकस 4 डॉट पर। इन दोनों में क्या रिलेशन है कैट और किटन में, कि कैट के बच्चे को कहते हैं किटन, बिल्ली के बच्चे को कहते हैं बिलोटा। तो उसी प्रकार कुत्ते के बच्चे डॉग के बच्चे को क्या कहा जाता है, बस सिंपल सा, तो के बच्चे को पप्पी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि पिल्ला, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, मतलब सबसे अलग कौन सा। चलिए बताइए, अपने पास स्क्वायर है, अपने पास ट्रायंगल, अपने पास सर्कल है, अपने पास घन है यानी कि क्यूब है, तो अलग कौन सा है। देखिए स्क्वायर ये 2D फिगर है, अच्छा हाँ ये 2D है, 2 डायमेंशन है ना, केवल इसमें लंबाई चौड़ाई होगी। अगर ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें भी 2 डायमेंशन है केवल, ये भी 2 डायमेंशन है, ट्रायंगल भी, सर्कल भी 2 डायमेंशन है। अच्छा ये बताइए कि क्यूब जो है वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, ये देखिए आपका 2D हो गया, है ना, ये भी 2D हो गया, ये भी 2D हो गया, और ये जो होता है ये 3D फिगर है, ये क्या है 3D है, जो क्यूब जो होता है ना, इसका अगर हम बात करें कि क्यूब का 2D कौन सा होता है, तो वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का 3D हो जाता है आपका क्यूब। ओके, तो ये 3D है, तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि आप उत्तर की ओर मुख कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, अगर आप उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं, देखिए जनरल स्टैंड जो डायरेक्शन हम दर्शाते हैं, इधर देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। आपका जो मुख है, जो माउथ है, वो नॉर्थ की तरफ है। अब नॉर्थ की ओर है तो अब 90 डिग्री दाई ओर यानी राइट ओर मुड़ गए, ठीक है, 90 डिग्री राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न लिया मतलब कि आप देख इधर रहे, फिर 90 डिग्री राइट टर्न, राइट मतलब देखिए अब ऊपर है तो ऐसे राइट इधर देखने लगे। अब आप किसकी ओर देखने लगे, अब आप पूर्व की ओर देखने लगे यानी ईस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद फिर से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न देखा आपने, ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट, तो फिर से देखिए आप पूर्व की ओर देख रहे, फिर से आप उत्तर की ओर देखने लगे। पहले आप उत्तर की ओर देख रहे थे, नॉर्थ की ओर, फिर 90 डिग्री राइट देखे तो आप किधर देखने लगे, पूर्व की ओर, फिर 90 डिग्री लेफ्ट, तो फिर से आप उत्तर की ओर। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सभी को आंसर भी लिखते ही चलना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, बस प्रैक्टिस करना है हमको, ज्यादा नहीं, जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहा है बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करके हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी की बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध है। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, व्हाट इज ए टू सी, या फिर हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। और एक बात कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो ए का सी से क्या संबंध, मतलब जो पहले लिखा होगा उसको दूसरे के द्वारा क्या कहा जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ ए का सी से क्या संबंध है, मतलब ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी वैसे जो पहले लिखे रहेगा उसको दूसरे के द्वारा क्या कहा जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए, ए बी का भाई है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है। बी के बारे में नहीं पता चल रहा है हमको कि बी बॉय है या गर्ल है, उसका जेंडर हमको नहीं पता चला, बस बताया गया ए भाई है, किसका, बी का, तो देखिए ए भाई है तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, बी जो है सी की बहन। अब बी के बारे में पता चल गया कि बी बहन है, किसकी बहन है, सी की बहन है,
अब सी के बारे में हमको नहीं पता, सी बॉय है कि गर्ल है, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता हमको। अब क्वेश्चन पूछा गया है तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। देखिए ये क्या है, भाई है, उसकी बहन है, और ये सी की बहन है, मतलब ये सब भाई बहन ही तो हुए ना, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है ए का सी से क्या मतलब, ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा, ए को सी के द्वारा क्या कहा जाएगा, भाई कहा जाएगा, ब्रदर कहा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हमको नहीं पता सी लड़का है या लड़की, हमको नहीं पता, लेकिन पूछा गया ए को सी के द्वारा क्या जाएगा, तो ए को सी को अपना भाई ही कहेगी ना, ब्रदर ही कहेगी, सिंपल सा क्वेश्चन, कहेगी या कहेगा जो भी। ओके चलिए इसको देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए। क्या किया हमने, जो जेंडर देखिए मेल रहेगा तो हमने उसको स्क्वायर के अंदर रख दिया, और सर्कल में अगर वो गर्ल है तो सिंपल सा, है ना। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्या है, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। इफ 1 जनवरी 2024 इज मंडे, व्हाट डे विल 1 जनवरी 2025। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है नॉर्मल, अगर कोई ऑर्डिनरी ईयर है जो पहला दिन रहता है वही लास्ट दिन रहता है, ये आपको पता है, बिल्कुल पहला दिन और लास्ट दिन उसी ईयर का सेम रहेगा। लेकिन ये तो नेक्स्ट ईयर में आ गया ना, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 1 फरवरी 2025 को पूछा गया है क्या आपसे। हाँ ये जो है फरवरी नहीं है, जनवरी का ही क्वेश्चन है, आपको जनवरी के कॉन्सेप्ट, फरवरी में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम जनवरी के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ ऐसा, ऐसे वाले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आपको मानना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 1 जनवरी 2024 इज मंडे देन व्हाट डे विल 1 जनवरी 2025, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए जब भी लीप ईयर आता है, अगर नॉर्मल ईयर की बात करें जो पहला दिन रहता है वो लास्ट दिन रहता है, लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, जो पहला दिन रहता है उसके बाद वाला दिन लास्ट दिन रहता है। अच्छा तो ये 2024 लीप ईयर है, हाँ जी लीप ईयर है। तो बात करें अब 1 जनवरी 2024 को क्या है, मंडे है, ठीक है, और ये लीप ईयर है, तो लास्ट दिन क्या होगा फिर, मतलब लास्ट दिन 31 दिसंबर 2024 क्या होगा, इसके बाद वाला दिन होगा ना, ट्यूसडे होगा। चलिए अब क्या हुआ, 31 दिसंबर के बाद नया साल आएगा तो 1 जनवरी 2025 आ जाएगा, 1 जनवरी 2025 तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो वेडनेसडे अपना आंसर है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा हिंदी में आप, फरवरी की जगह जनवरी, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर नॉर्मल आपको डायरेक्ट जानना है कि इस तरीके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं कि हाँ 1 फरवरी 2022 को क्या है, वेडनेसडे है एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1 फरवरी 2023 को क्या होगा, ठीक है, तो एक दिन आगे बढ़ा देना है आपको, क्या करना है, एक दिन आगे बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इस तरीके से, क्योंकि बीच में कोई लीप ईयर नहीं आया है तो क्या होगा, एक एक दिन बढ़ेगा, अगर एक साल हम आगे बढ़ा रहे हैं तब 1 फरवरी 2022 को वेडनेसडे है तो 1 फरवरी 2023 को क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 1 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2025 को क्या होना चाहिए था, मंगलवार, लेकिन यहां पे बुधवार क्यों आया, क्योंकि ये जो 2024 है वो क्या लीप ईयर है, और लीप ईयर में ये 29 फरवरी को क्रॉस किया, क्योंकि जो 2024 में फरवरी 29 की होगी, है ना, बाकी 28 की होती नॉर्मल, लेकिन 2024 में क्योंकि लीप ईयर है तो 29 की फरवरी होगी, 29 दिन होंगे फरवरी में। तो क्या हुआ, जब हम आगे बढ़े 1 जनवरी, फिर 2 3 4 5 6 जनवरी के बाद फरवरी, तो हमने 29 फरवरी को क्रॉस किया, इसलिए क्या है वो वहां पे केवल एक दिन आगे नहीं बढ़ा एक साल में, 2 दिन आगे बढ़ गया, क्योंकि एक दिन फरवरी वाला एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अगर हम उसको क्रॉस कर रहे हैं तब की बात है। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो गया, यदि समय 3:30 है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। इफ द टाइम इज 3:30 व्हाट एंगल इज फाउंड बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। देखिए 3:30 हो रहे हैं, इसके लिए 2 फॉर्मूले बनते हैं कि घंटे की सुई आगे है मतलब कि आवर हैंड आगे है, या फिर मिनट हैंड आगे है, देखना है जब 3:30 होते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, जब 3:30 होंगे तो कुछ ऐसा होगा, देखिए घंटे की सुई ये हो जाएगी और 3:30, तो आप बताइए आगे कौन सी है, आगे कौन सी, मिनट हैंड है, तो जब मिनट हैंड आगे है तो फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, 11/2 इंटू m माइनस
30 इंटू एच, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही आवर हैंड आगे रहता तो क्या बनता, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, बस ये। मिनट हैंड आ गया तो मिनट पहले, तो 11/2 इंटू मिनट कितना है, 3:30, तो यहाँ 30 कर दीजिए, और 30 इंटू एच मतलब आवर कितना है, 3 है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 2 15, तो 15 इंटू 11 165, 165 माइनस 30 इंटू 3 90, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर आप इसको नॉर्मल भी सॉल्व करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो आंसर माइनस में आएगा, बस उसको आंसर लिखते टाइम प्लस कर देना है, ठीक है। लेकिन एकदम नियम से जाना है तो बिल्कुल आप इस तरीके से घड़ी बना के देख सकते हैं कि कौन सा मिनट हैंड आगे है या फिर आवर हैंड आगे, घंटे की सुई आगे है फिर मिनट की सुई आगे, इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम, रवि सीता से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। अच्छा, सीता रोहित से बड़ी है तो सबसे छोटा कौन है, रवि इज ओल्डर देन सीता बट यंगर देन मोहन, सीता इज ओल्डर देन रोहित हु इज यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है। चलिए, रवि जो है सीता से बड़ा है, ठीक है, तो यहां हमने सीता लिख दिया। रवि सीता से बड़ा है मतलब रवि ऊपर आ जाएगा, रवि सीता से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है। रवि जो है सीता से बड़ा है, देखिए रवि सीता से बड़ा हो गया लेकिन मोहन से छोटा, मतलब मोहन से छोटा कौन है, रवि है। रवि की बात हो रही है ना कि रवि सीता से तो बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, तो मोहन देखिए ऊपर लग गया। अब सीता रोहित से बड़ी है, सीता जो है रोहित से बड़ी है, तो रोहित हो गया सबसे नीचे, क्योंकि रोहित जो सीता है वो रोहित से बड़ी है, तो मतलब सीता ऊपर हो जाएगी, रोहित जो हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है रोहित, सबसे छोटा है रोहित, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देख लीजिए सब कुछ सेम सही है कि नहीं। रवि जो है सीता से बड़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मोहन से छोटा है, बिल्कुल सही। सीता जो है रोहित से बड़ी है, सीता जो है रोहित से बड़ी है, तो हो जाएगी, और रोहित सबसे छोटा हो गया, ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करना, इसमें दिमाग लगाना है। 2 इंटू 3 इक्वल टू 13 कैसे हो गया, 4 इंटू 5 इक्वल टू 41 कैसे हो गया, 6 इंटू 7 इक्वल टू क्या होगा, आप पूछा है, दिमाग लगाइए, ये कोडिंग है, उसको डिकोड कीजिए और आंसर लिखिए। अब कैसे करेंगे, अब यहां आप दिमाग लगाइए, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है और आंसर 13 आ रहा है, कैसे पॉसिबल है, इसका कुछ तो मतलब होगा। अच्छा हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर करें, तब आ जाएगा, तब इसका मतलब क्या होगा, 4 + 9 इक्वल टू 13। अच्छा ऐसा हो रहा है, आप समझ आ गया हमको। अब 4 इंटू 5 में भी अप्लाई करके देखें वही चीज कि 41 कैसे आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 + 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 41। अच्छा, तो अब तो आंसर आना ही है अपना। 6 इंटू 7 के केस में क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 + 49 इक्वल टू 85, आंसर आ जाएगा 85 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे दिमाग आपको लगाना है, इस तरीके की रीजनिंग आ जाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस, तो जनरल इंटेलिजेंस, थोड़ा इंटेलिजेंस बनाएंगे तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो सॉल्व करने में मजा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है, तो नेक्स्ट नंबर, ये तो सीरीज वाले क्वेश्चन है, कितना आसानी से बन जाएंगे, 2 6 12 20। तो यहां देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4 का गैप है, फिर आगे बढ़े तो 6 का गैप हो गया, फिर आगे बढ़े तो 8 का गैप हो गया। अब जो आगे नंबर आएगा उसमें 10 का गैप रहेगा, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए, तभी तो 10 का गैप होगा, तो आंसर आ जाएगा 30। खेल खत्म। ऐसे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनमें हमको ज्यादा समय नहीं देना है, आसानी से सॉल्व करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में, मतलब कि लॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, लॉजिकल ऑर्डर में, है ना, कि इसमें से पहले कौन आया, मतलब दिमाग लगाना है। सीड है, पेड़ है, यानी कि सीड है, ट्री है, फ्रूट है, प्लांट है, बीज, पेड़, फल, पौधा, तो आप दिमाग लगाएंगे खुद में, तो आप सोचेंगे, देखिए सबसे पहले बीज होता है, ठीक है, पहले नंबर पे बीज, बीज हुआ, बीज से फिर पौधा, बीज से पौधा बन जाएगा, फिर पौधा जो है बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा, जब पेड़ बन जाएगा तब वो फल देगा, इस सीक्वेंस में आएगा, मतलब पहला सीड पहले आएगा, 1 नंबर पहले, फिर 4 नंबर दूसरे पे आएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर 3rd नंबर पे 2 आ जाएगा, फिर 4th नंबर पे 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है ना। 1 4 2 3 मतलब पहले बीज, बीज के बाद फिर आ गया अपना पौधा, पौधा के बाद फिर आ गया ट्री, ट्री के बाद फिर आ गया फ्रूट यानी कि फल, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको
दसों क्वेश्चन मैंने बता दिया, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। लगेगा आपको कि सिंपल है, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, और आप सभी को खुद से पहले प्रयास करना है, ठीक है। देखिए, इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ पिछले बार द्रोड़ स्कूल ने देश ने नंबर 1 रिजल्ट दिया था नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में। तो आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस बार और अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। आपके दोस्त होंगे, भाई बंधु, जो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2026 में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। 2026 की तैयारी के लिए हमारा, अगर आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों की तैयारी करना चाहते हो, नया लाइव बैच तेजस बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 4 स्टार्ट हो चुका है ना। और इस बार की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, तीनों की तैयारी के लिए तेजस बैच है। और अगर आप क्लास 6 लेवल में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम, उनकी तैयारी के लिए मैथ्स स्पेशल बैच भी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच है, अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय की तैयारी के लिए, सैनिक की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा, अर्जुन बैच है, जिसमें तीनों की तैयारी होती है रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से। मतलब कंप्लीट पैकेज, इसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लाइव क्लासेस हैं, तो उसमें तो आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। शेड्यूल के हिसाब से चीजें चलेंगी, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब एक कंप्लीट पैकेज। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करें, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल हमको अच्छे से आता है। और आप जुड़कर बहुत ही अच्छे से उसका फायदा उठा सकते हैं, और बच्चों का सिलेक्शन से होगा। बच्चे जो भी चीज हम बताएं उसको बस फॉलो कीजिए और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। बस आप फॉलो करते चलिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। अब एग्जाम नजदीक आ गया तो मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट का महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हो, अपनी रैंक आपको देखना हो, और 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना हो, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, सब कुछ आप मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट के माध्यम से सकते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल के मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। कैसे एनरोल करना है? प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे, किसी पे आप क्लिक करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी, या नॉर्मल मैसेज में आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह, जितने भी इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितने नोटिफिकेशन वगैरह हैं द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। और अगर आपको नए बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, नए बैच में एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी तरीके से आपको गाइड किया जाएगा किस तरीके से क्या प्रोसेस करना है, क्या इन्फॉर्मेशन है, तैयारी से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया गया, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इसी तरीके के क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि हम रेडी हो जाएं। अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल हम बनाने के लिए रेडी हैं, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना है, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर जरूर देना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।